माँ शारदे के चरणों में नमन। डीएस ग्रुप के इस रंगारंग कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय एडिशनल एसपी साहब श्री राजेश राजौरा जी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नाथ संप्रदाय के योगी महेंद्र नाथ जी, श्री डॉक्टर विकास जी, हमारे नौनिहालों के सम्मानित अभिभावक गणों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज इस कार्यक्रम में मेरे और मेरे सजग अनुभवी डीएस परिवार की ओर से आप सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत, अभिनंदन और सभी को राधे राधे। दोस्तों, कुछ लोगों का भ्रम होता है शिक्षा के बारे में कि वास्तव में शिक्षा क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसके मायने क्या हैं। शिक्षा का मतलब होता है सीखना। तो सीखने का मतलब क्या है? जैसे लोग समझते हैं साक्षरता, क्या वह शिक्षा है? क्या उतना पा लेना सफिशिएंट है? तो मैं कहूंगा नहीं। अमूमन लोग साक्षरता और शिक्षा को एक ही समझते हैं, जबकि साक्षरता में केवल एक भाषा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसको आप पढ़ सको, उसको आप लिख सको, तो उसे हम कहेंगे कि यह व्यक्ति साक्षर है। तो क्या उसको शिक्षित कह देना उपयुक्त होगा? तो मैं कहूंगा समवन इज लिटरेट बट नॉट एजुकेटेड। हालांकि शिक्षा का बुनियाद साक्षरता ही होती है। साक्षरता के बिना शिक्षित होने के कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, यानी हमारे आसपास क्या है इसके बारे में सीखना, जिस समाज में हम रहते हैं उसके नियम कानूनों के बारे में जानना, या जिस धर्म को हम मानते हैं, पालन करते हैं, उसके बारे में जानना। यही नहीं, जिंदगी क्या है इसके बारे में जानना, पृथ्वी, ब्रह्मांड, वातावरण आदि के बारे में सीखना। इसको एक उदाहरण से समझिए कि आप घर में एक वॉशिंग मशीन लेकर के आए। आपने घर में सभी सदस्यों को बता दिया कि भाई इससे कपड़े जल्दी धुलते हैं, बहुत समय की बचत होती है, और यही नहीं, कपड़े बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। तो आपने वॉशिंग मशीन की अहमियत बता दी, लेकिन यदि आपने उसको ऑपरेट करना नहीं सिखाया, उसकी फंक्शनिंग नहीं सिखाई, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को और उस मशीन को नुकसान पहुंचा देंगे। तो फंक्शनिंग जानने, उस मशीन के बारे में केवल ये समझ लेना कि ये क्या काम आती है, सफिशिएंट नहीं है, जब तक कि हम उसकी पूरी फंक्शनिंग नहीं जानेंगे। यही हमें और उस मशीन को सुरक्षित रखेगी। और ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। यानी हम धरती पर हैं, तो फिर आसमान क्या है, हमारे आसपास क्या है, और ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल कर हम हमारी जिंदगी को, समाज की जिंदगी को अपनों के लिए, अपने लिए, देश के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा क्या है, सीखना क्यों आवश्यक है। एक भाषा का पढ़ना और लिखना ही बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि उसे जीवन में अपनाना, जिस परिवेश में आप रहते हो उसके सामाजिक नियमों को जानना, रीति रिवाज, उन परंपराओं को समझना, देश के कानून को सीखना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने किरदार में एक अदब सीखना, यह बहुत आवश्यक है। और इकबाल साहब ने कहा है, अमल से होती है जिंदगी, अमल से होती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। मैं बड़े अदब के साथ इकबाल साहब की बात में थोड़ा संशोधन करके कहूंगा कि सीखने से होती है जिंदगी, जन्नत भी
और जहन्नुम भी। दोस्तों, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वहां एक नियत सिलेबस होता है। उस सिलेबस को टीचर्स कक्षा में आकर के पढ़ाते हैं। एक विशेष तरीके से उसकी शिक्षा होती है, उसकी परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट होते हैं और बहुत सारी गतिविधियां विद्यालय में होती हैं जिनके माध्यम से शिक्षकगण विद्यार्थियों को सिखाते हैं। ये कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। इनफॉर्मल एजुकेशन को आप इस कार्यक्रम में जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है उनके माध्यम से आप सीख सकते हैं, या अपने किसी सत्संग के माध्यम से सीख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सीख सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों के सानिध्य से कहीं भी सीखा जा सकता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में आपने अंतर को जाना, और मुझे लगता है इंसान सबसे ज्यादा अगर कोई सीखता है ना तो वह सीखता है ऑब्जर्वेशन से। और सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी ज्ञानेंद्रिय जो होती है ना वह होती है हमारी आंखें। यानी सीखने का तात्पर्य होता है अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करना। इसे ही हम शिक्षा कहेंगे। ये शिक्षा हमारे अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालती है और हमारे अंदर जो छुपी हुई ताकतें हैं ना उनको हमसे रूबरू कराती है। मिसाल के तौर पर यदि आप एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो क्या आप जन्मजात गाड़ी चलाना जानते हो क्या? नहीं ना। तो लेकिन यदि आपको ट्रेन किया जाए, आपको गाड़ी चलाना सिखाया जाए तो आपकी काबिलियत को बाहर लाया जा सकता है। और यही काम तो शिक्षा का होता है। यानी आपके बौद्धिक स्तर की ताकतों को जो आपके अंदर पहले से मौजूद है उनको बाहर निकालना और एक मानव को समाज में जीने लायक बेहतर इंसान बनाना, यही शिक्षा का मूलभूत कर्तव्य है। मुझे लगता है कि ये बात मैं आपको आपके मन तक पहुंचा पाया हूं कि शिक्षा क्या है और सीखना क्यों जरूरी है। अब पढ़ना लिखना क्या है, ये क्या काम आता है, जिंदगी को किस तरीके से कहां और किस मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है, इस बात को अगर कोई तय करता है ना दोस्तों तो वह है शिक्षा। तो दरअसल शिक्षा ही वह ताकत है जो एक आदमी को इंसान और एक इंसान को महामानव बनाने की ताकत रखती है, क्षमता रखती है। स्वामी विवेकानंद जी छात्रों से एक बार कक्षा में पूछते हैं कि बच्चों शिक्षा क्या है। तो एक बच्चा आगे बढ़ करके कहता है, स्वामी जी शिक्षा विद्या ग्रहण ही को ही हम शिक्षा कहते हैं। स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मुझे ये बताइए बच्चों कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों ने अपने अपने हिसाब से सभी ने जवाब दिए। स्वामी जी ने बड़े गौर से उनकी बातों को सुना और फिर कहा, क्या कहा दोस्तों, मनुष्य की जिस चीज से शक्ति का विकास होता है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो शिक्षा केवल वह नहीं होती कि वह शब्दों को कंठस्थ कर ले, कुछ चीजों को रट ले, बल्कि शिक्षा का वास्तविक ध्येय मानसिक शक्तियों का इस तरह से विकास करना होता है कि वह स्वयं व्यक्ति स्वतंत्रता से यह सोच पाए कि उसे क्या करना है और वह उसे हासिल कर ले। तभी एक विद्यार्थी बोला, शिक्षा से तो स्वामी जी हम नई नई बातें सीखते हैं। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन नई जानकारी प्राप्त करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम अधकचरी और एक ऐसी बातों को जानना सीख लो जिनको पचा पाना ही संभव नहीं हो। यानी उसे सीखो जो आपके जीवन को निर्माण करे, आपके चरित्र को सुगठित करे,
आपके विचारों में सामंजस्य पैदा करे और दुर्भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाए। शिक्षा तभी सार्थक कही जा सकती है कि जब वह एक व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से उनको शिक्षा का उपयोग करके उन पर विजय प्राप्त करके उस व्यक्ति को बाहर निकाले। यही शिक्षा के वास्तविक मायने हैं। तब सभी विद्यार्थी एक स्वर में बोले, स्वामी जी, आज के बाद हम सीरियसली शिक्षा को ग्रहण करेंगे और जब भी कोई भी अशिक्षित व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा तो हम उसको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं कि हम उन व्यक्तियों को रूढ़िवादी बातों से भी बाहर निकालेंगे। स्वामी जी बोले, यदि हमारे बालक, हमारे युवा ऐसा करना यदि प्रारंभ कर देंगे ना, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत तकनीकी के ज्ञान का स्तर इतना प्रचुर होगा कि वह विश्व भर में एक ऐसी नजीर पेश करेगा तकनीकी की, ताकि विश्व नई नई चीजों को जान सके, समझ सके। अभी तक आपने जाना शिक्षा क्या है, क्या पढ़ना है, इसकी अहमियत क्या है, शिक्षा और साक्षरता में फर्क क्या है। यदि इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि पढ़ा क्या जाए, क्या कुछ भी पढ़ लिया जाए, क्या कुछ भी सीख लिया जाए, कुछ भी जान लिया जाए, तो मैं कहूंगा नहीं। जो जिंदगी में अहमियत रखे उसे पढ़ा जाना चाहिए, उसे सीखा जाना चाहिए। आखिर कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ा जाए, तो क्या इस बात को जानने सीखने की जरूरत है? हाँ, मैं कहूंगा कि शिक्षा दोस्तों एक आर्ट भी है और एक विज्ञान भी है। एक विद्यार्थी और यहां विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी बैठे हुए हैं, यानी विद्यार्थी और दूसरा कॉमन लोग। तो विद्यार्थियों का धर्म ही पढ़ना लिखना होता है, लेकिन जो दूसरे हमारे अभिभावक हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ चुके हैं, बिजी रहते हैं। वक्त निकालकर यदि वो पढ़ना चाहें तो अब बात आती है कि पढ़ें क्या, जो हमारे मस्तिष्क में जिसे रिटेन रखा जा सके, जिसका अंतिम उद्देश्य पैदा किया जा सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं। तो मेरा मानना है कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए, कई बार आपने देखा होगा, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस स्थिति में, किस माहौल में कौन सी बात करनी है, किसके सामने क्या कहना है, इसको सीखने समझने में एक पूरी उम्र गुजर जाती है। लेकिन यदि ये तरीका नहीं आए तो उस व्यक्ति की बात कहीं नहीं सुनी जाएगी। एक कॉमन आदमी और स्टूडेंट को यह जानना जरूरी है कि वो किस तरह से पढ़े। सबसे पहले ये देखना होगा कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पढ़ने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, पढ़ने के मकसद अलग अलग हो सकते हैं। आप मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो, आप समझ के लिए पढ़ रहे हो, या आप केवल टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, या इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो। पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमारे पढ़ने का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। यदि आप केवल मनोरंजन या टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, या जानकारी भर के लिए पढ़ रहे हो, तो किसी भी तरीके से लेटे हुए, बैठे हुए, जिस भी अवस्था में आप चाहो उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप समझने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ना कैसे है, इसके आर्ट को समझिए, क्योंकि यह आर्ट के साथ एक साइंस भी है। तो मैं कहूंगा कि एक विद्यार्थी को क्रमबद्ध तरीके से सीखना और समझना, यह कहलाता है शिक्षा का विज्ञान। और किस अच्छाई से वह ग्रहण करता है, यह होता है आर्ट। इन दोनों चीजों को लेकर के दोनों तरह के विद्यार्थियों और अभिभावकों को मैं समझाने जा रहा हूं।
जो बच्चे सीखने के लिए पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपकी पढ़ने की जो पोजीशन है ना वो बैठी हुई होनी चाहिए। चाहे आप जमीन पर बैठ जाओ या आप टेबल कुर्सी पर बैठ जाओ। और दूसरा जो सबसे जरूरी बात है वह है आपका एनवायरनमेंट, यानी आपका माहौल। जिस समय आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो उस समय वह एकदम शांत होना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी दिमाग में छवि अच्छी और गहरी बनेगी। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि यदि पानी का एक पात्र है या जलाशय है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यदि उसमें हलचल होगी तो क्या हम हमारे चेहरे को बेहतर ढंग से देख पाएंगे क्या? नहीं ना। तो बिल्कुल यही चीज शिक्षा, जब आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो तो आपका वातावरण का शांत होना बहुत आवश्यक है, तभी वो चीजें आपके दिमाग में बेहतर छवि के साथ में अंकित होंगी। अब आगे आइए, आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसे समझने के लिए अपने आप से आपको यह सवाल करना होगा। और वो क्या सवाल है कि वो क्या चीज है जिसे मैं पढ़ रहा हूं और वो चीज वैसी क्यों है। यानी व्हेन का जवाब लो, फिर वेयर का जवाब लो और फिर वो देखो कि वो चीज कैसे हुई। यानी इन 5 प्रश्नों का जवाब आपने पढ़ते वक्त अगर अपने आप से ले लिया ना तो समझिए कि आपकी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो रही है। इन सवालों का जवाब लेते हुए आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाओगे। और बेसिक्स का मतलब बहुत से लोग नहीं जानते हैं। छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लेना, छोटी छोटी बातों की समझ विकसित कर लेना, यही बेसिक्स है। इन सबको जानते हुए आपको पढ़ना है तो यह कहलाएगी बेटा सिस्टमैटिक स्टडी। हमारा दिमाग 2 चीजों की तुलना करता है। यदि आपके टॉपिक में 2 या अधिक चीजों का जिनका आप अध्ययन कर रहे हो तो उनकी कंपैरेटिव स्टडी जरूर करो, क्योंकि हमारा मस्तिष्क कंपैरिजन के लिए बना है। इसके बाद यदि आप किसी बड़े पैराग्राफ को पढ़ रहे हो तो उस बड़े पैराग्राफ को पहले छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हुए समझना है, यानी उसका एनालिसिस। यानी बड़े पैराग्राफ को पहले आप छोटे में बदलिए, फिर छोटे पैराग्राफ को छोटी छोटी लाइनों में बदलिए और उन छोटी छोटी लाइनों को छोटे छोटे शब्दों में तोड़ लीजिए। इसे कहते हैं एनालिसिस। यानी यदि आप एनालिसिस करना सीख गए और फिर इसके बाद में आता है सिंथेसिस, यानी इन शब्दों से दोबारा लाइनों का निर्माण और उन लाइनों से छोटे पैरे का निर्माण और उस छोटे पैरे से संपूर्ण पैरे का निर्माण। एनालिसिस और सिंथेसिस यदि आपने ये सीख लिया ना तो वो बातें हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। और मैं कहूंगा कि एक रिसर्च हुई है दोस्तों, रिसर्च में यह पाया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब हम कोई मूवी सीरियल देखते हैं या कोई हमसे दृश्यों के माध्यम से हमें कोई सिखाता है तो वो चीज हमारे दिमाग में बड़ी जल्दी स्टोर हो जाती है। यानी हमारा दिमाग विजुअल चीजों को जानने के लिए बहुत तीव्रता से उनको ग्रहण करता है, यानी ये उन्हीं के लिए बना है। तो आपने जो शब्द बनाए हैं उनकी स्टोरी बना करके, जो आपने एनालिसिस करके जो शब्द बनाए हैं उनकी स्टोरी बना करके, विजुलाइज कर करके यदि आप अपने दिमाग में स्टोर रखोगे ना तो वह चीजें आजीवन आपके दिमाग में तैयार रहेंगी। और कुछ स्ट्रेंज चीजों को हमारा दिमाग बड़ी जल्दी याद रखता है, तो उन शब्दों की स्ट्रेंज सी इमेज, एक अजूबी सी इमेज बना करके छोटी स्टोरी के रूप में याद रखें। और इस पूरे पढ़ाई के दौरान आप
का जो दिमाग है वो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। और यदि आपको उस पढ़ाई के दौरान आनंद की अनुभूति हुई ना, तो आप सीखने को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार पढ़ लेते थे तो उनको दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हर आदमी ऐसा कर सकता है? ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत साधना, बहुत अभ्यास करना होगा। यानी पढ़ते पढ़ते जो मैंने जो 5 जो सवाल पूछे थे उनका जवाब एनालिसिस और सिंथेसिस यदि आप पढ़ते पढ़ते करना प्रारंभ कर दिया ना, उस दिन आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे कि आपको एक बार पढ़ने पर चीजें तैयार की जा सकती हैं। लेकिन ये सब चीजें बहुत गहन साधना के पश्चात प्राप्त होती हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, उनका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक दिन में लगभग हम 50% चीजों को हमारा दिमाग खो देता है। और यदि हमने 7 दिन तक पढ़ी हुई चीज का रिवाइज नहीं किया तो 75% चीजें याद रही हुई साफ हो जाती हैं। और यदि 1 महीने से ज्यादा रह गए तो 95% चीजें हमारे दिमाग से गायब हो जाएंगी। और यदि आपने उनको 1 साल बाद देखा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज पढ़ी पढ़ी देखी देखी सी है, लेकिन याद नहीं आएंगी। तो हम जो शुरू में जो याद रखते हैं ना, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड हो जाती है। और बार बार रिवीजन के द्वारा उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदलना, यही बार बार रिवीजन करने का उद्देश्य होता है। और जब चीजें हमारे परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाती है ना, तो फिर हमें उनको भूल ही नहीं सकते। बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, शिक्षा के महत्व को उन्होंने बड़ी सरलता से समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध क्यों कहा, भेड़ बकरी ऊंट का गाय का क्यों नहीं कहा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन आपने ये जान लिया शिक्षा क्या है, पढ़ना क्यों जरूरी है, शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है। आपने यह भी जान लिया कि पढ़ा कैसे जाए। अब एक अंतिम बात जो रह गई है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यानी पढ़ा क्या जाए। आज जमाना सोशल मीडिया का है, टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट का है। हर किसी के पास सूचनाओं का अपार भंडार की एक बाढ़ सी आ रही होती है। और यूट्यूब और 2 विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी पैदा हो गई हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप। हमारे बच्चे नौजवान सभी इन्हीं में उलझ करके रह गए हैं। आखिर इन्हें अच्छे ज्ञान का स्रोत क्यों नहीं माना जाता? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन सोशल मीडिया के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसकी क्रेडिटेबिलिटी नहीं है। उस ज्ञान का सोर्स कहां से प्राप्त हुआ है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाणीकरण नहीं है। इसलिए इन फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसकी विश्वसनीयता यथार्थ नहीं होती, भरोसेमंद नहीं होती। दोस्तों, लिखने वाले ने रिसर्च की है या नहीं की है, उसके दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वो आज सोशल मीडिया पर लिखने के लिए स्वतंत्र है। तो नौजवानों को आज इस रवैये के कारण पता है, ये जो नए तरीके से जो उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, इससे उनमें इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यदि ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स अगर उपयुक्त नहीं है, यानी क्या पढ़ा जाए ये अगर क्लियर नहीं है, तो ये बहुत दिक्कतें खड़ी कर सकता है। हमारा जो ऑथेंटिक ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों को, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत यथार्थ है, बहुत कारगर है। लेकिन उसमें केवल एक चीज की बड़ी कमी जिसको हम महसूस करते हैं कि वह केवल इस ओर इशारा करता है कि मार्क्स आधारित पढ़ाई की जाए, यानी एग्जाम में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाए, यह केवल उसी ओर इशारा करता है।
क्या हमें याद रखना होगा, क्या शिक्षा का वास्तविक ध्येय केवल नंबर प्राप्त करना ही है क्या? एग्जाम को अच्छे मार्क्सों से प्राप्त पास कर लेना ही है क्या? क्या वास्तविक ध्येय ये है या समझ विकसित करना है? मार्क्स और एग्जाम तो मुझे लगता है साइड इफेक्ट हैं। यदि बच्चे शिक्षा को अच्छी तरह से समझ करके ग्रहण करेंगे तो मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से अपने इतिहास बोध को भी जान पाएंगे और शत्रु बोध को भी जान पाएंगे, और वर्तमान समय में इनका जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे मैं बार बार विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों को बताता रहता हूं। और एक जो बहुत जरूरी चीज है ना, जिसको अभिभावक नजरअंदाज कर देते हैं, वह है बच्चे की संगति। संगति पर विशेष ध्यान रखिए। वातावरण का प्रभाव जो है बच्चे के मानसिक विकास पर, यानी वो क्या सीखता है, इस पर बहुत पड़ रहा है। एक अच्छी संगत बच्चे के जीवन को सतरंगी बना सकता है। आपके आसपास क्या हो रहा है, ये आपको न्यूज़पेपर इसके लिए पढ़ने चाहिए। जब भी आपको वक्त मिले धर्म की शिक्षा लीजिए, और उस धर्म की शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर परख के देखिए। धर्म की मान्यताएं केवल ढकोसला नहीं होनी चाहिए। धर्म ज्ञाताओं से सवाल कीजिए, उनसे पूछिए जीवन क्या है, मैं क्यों आया हूं, आत्मा क्या है, या आपके जेहन में जो भी चीज आती है वह पूछिए। यही तो शिक्षा का वास्तविक ध्येय है, समझ पैदा करना, दुनिया में हो रही हलचलों को जानना, उनसे हम पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना, इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। और मुझे लगता है अच्छे लोगों के द्वारा पढ़े हुई किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन भर जो उसने उस उम्र तक सीखा है ना, वह मात्र कुछ घंटे या कुछ दिनों में उस पूरे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अच्छे साहित्य से आपके ज्ञान में अभूतपूर्व और तेजी से वृद्धि होती है। और अंत में मैं कहूंगा, शिक्षा के लिए जो हमारा समर्पित संस्थान DS साइंस एकेडमी बचपन है, इसको शिक्षा मंदिर कहने के बजाय मैं अभिभावकों की चिंता हरण केंद्र कहूं तो कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अपने नौनिहालों के माध्यम से जो आप सपने देख रहे हैं, जो भी आपके बच्चों के सपने हैं, उन्हें हम और हमारा पूरा स्टाफ पूर्ण करने के लिए प्राणपण से सदैव बच्चों के साथ तत्पर और सजग है और रहेगा। शिक्षा के अर्थ को हम और हमारा स्टाफ बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, और यह भी जानते हैं कि आपके जीवन और इस देश के भाग्य को यदि कोई बदल सकता है ना, तो वह है अच्छी शिक्षा। और DS का सिद्धांत भी इन्हीं बुनियाद के ऊपर रखा है, क्वालिटी एजुकेशन एंड कमिटमेंट। और मुझे लगता है कि हमारे द्वारा प्रदत्त शिक्षा आपके नौनिहालों को उनके जीवन के उच्चतम आयामों तक पहुंचाने में कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।